हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में हमने प्रीवियस वीडियो में किसकी बात की थी बच्चों? एड्सॉर्प्शन की बात की थी। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने डेली लाइफ से लिए थे, वो सारी बात हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे? आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, और दूसरा एड्सॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है? तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अच्छे से समझ में आ गया था। अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है वो अपन थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, ये वीडियो ऐसा है कि लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। वैसे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरा चैप्टर ही थियोरेटिकल है, ध्यान से सुनने वाला चैप्टर है ये। ठीक है? तो इसको और भी अच्छे से समझिए। देखिए, मैकेनिज्म में हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, जस्ट लाइक अपन कोई भी बात कर लें, यही कह दें ये कोई सॉलिड सरफेस है। ठीक है? ये जो सॉलिड सरफेस है, इस पर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक तो सरफेस के पार्टिकल है और एक अंदर बल्क के पार्टिकल है। दोनों पार्टिकल्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जैसे कि हमने कहा ये कोई सॉलिड सरफेस हुई, इसके ये जो अंदर के पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, इनका एनवायरनमेंट, और ये जो आपके सरफेस के पार्टिकल हैं इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ है, एक दूसरे से चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से घिरे हुए हैं। जब वो चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से घिरे हुए हैं तो चारों तरफ से फोर्स लगा हुआ है, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस लगे हुए हैं। जब अट्रैक्शन फोर्सेस चारों तरफ से लगे हुए हैं तो क्या हो रहा है, वो नेट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये चारों तरफ घिरा हुआ है, तो ये कोई पार्टिकल है, चारों तरफ से पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो आपका नेट फोर्स जो हो रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी, इस जगह चारों तरफ से लगा हुआ है। नेट क्या हुआ, रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। लेकिन सरफेस पे क्या हो रहा है, देखो, सरफेस के पार्टिकल्स कहाँ आ रहा है, इधर से गिरा हुआ है, इधर से गिरा हुआ है, नीचे से है, लेकिन ऊपर से तो गिरा हुआ नहीं है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें जीरो नहीं आता है। कुछ जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो यहाँ क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। आपका अनबैलेंस्ड रहते हैं फोर्स। इसलिए हमने कहा आपका कि पार्टिकल जो कि सरफेस पर है और वो पार्टिकल जो कि बल्क में है, तो दोनों के एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है। अब हमने कहा ये जो आपके पार्टिकल किस पे, सरफेस पर जो पार्टिकल हैं, जिनमें कि क्या हो रहा है, रेजिडुअल फोर्सेस जिनमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके एड्सॉर्बेट को अट्रैक्ट करते हैं, और उसी को हम, जिससे क्या हो रहा है आपका, एड्सॉर्बेट कहाँ आके अट्रैक्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे सरफेस पर, जिसको कि हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोल दिया था। क्लियर? मैकेनिज्म समझ में आ रही है? दोबारा से समझने की कोशिश करो। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपका पूरा कोई सॉलिड सरफेस है, ये सरफेस के पार्टिकल और इसके बल्क के पार्टिकल दोनों के एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो बल्क का पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है, चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से घिरा हुआ है। जब घिरा हुआ है तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, उसमें फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। लेकिन सरफेस का जो पार्टिकल है उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है, फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, उसमें डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण एड्सॉर्बेट को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? क्लियर? ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम एड्सॉर्प्शन को अपनी एनर्जी के फॉर्म में और बात करते हैं। एनर्जी के फॉर्म में कैसे बात करेंगे? देखिए, जब हमने कहा कि सरफेस पर आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है और क्या, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। और जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जो जितनी डिक्रीज हुई है वो क्या होगी, एनर्जी किसी फॉर्म में आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो कौन सी रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बोले तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच मतलब चेंज इन द एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सरफेस एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है एड्सॉर्प्शन के दौरान, तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा, एनर्जी जो है वो निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। डेल्टा एच क्या हो गया इसमें, नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, क्या होती है एंट्रोपी, रैंडमनेस को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंड रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स को, जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आप चेंज इन द एंट्रोपी की, डेल्टा एस की। अब आप यहाँ सोचिए, देखिए ये कोई सॉलिड सरफेस है आपका, इस सॉलिड सरफेस पर गैस के जो पार्टिकल्स है पहले तो कहाँ थे, एड्सॉर्प्शन से पहले इतनी दूर थे, इस तरह से मूव कर रहे थे। रैंडम रेस क्या थी इनकी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये पार्टिकल्स कहाँ हुए, आपके सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हो गए। सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हो गए तो किस तरह से हो गया यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ बताएं, ये आपकी सॉलिड सरफेस हो गई और पार्टिकल्स कहाँ एक्यूमुलेटेड हो गए आपके, इस तरह से सरफेस पर ऐसे हो गए एक्यूमुलेटेड। तो क्या होगा, इनकी रैंडमनेस ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, रैंडमनेस क्या हो गई इनकी, डिक्रीज हो गई। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या हो गया इनका, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो डेल्टा एस क्या हो जाएगी बच्चों इनकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चेंज इन द एंट्रोपी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। गिब्स इक्वेशन जानते हैं आप लोग सब, जानते हैं सब, पढ़ी हुई है गिब्स इक्वेशन। क्या होती है बताओ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जानते हैं ना अपन लोग सब। ठीक है, डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। कब, जबकि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है हमारा, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब होगी बेटा, कब, देखिए डेल्टा एच हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, चेंज इन द एंथैल्पी नेगेटिव है, माइनस टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एस भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो माइनस माइनस क्या हो गया ये, प्लस। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, टी डेल्टा एस हो गया ये, इस तरह से। ये माइनस क्या है हमारा, डेल्टा एच। यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये टी डेल्टा एस के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो ये फैक्टर ज्यादा होगा, ये फैक्टर ज्यादा होगा तो नेगेटिव फैक्टर ज्यादा होगा। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ रही है बात। गिब्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच हमारा माइनस में है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू टी डेल्टा एस के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, तो ये माइनस वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, डेल्टा जी किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा। वो कौन सी रिएक्शन होगी अपनी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज होके किसके बराबर हो जाती है, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाती है, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी क्या होगा, सोचो, आ रहा है समझ में। अगर डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज होके टी डेल्टा एस के बराबर हो गई तो क्या होगा, ये प्लस फैक्टर ये माइनस फैक्टर दोनों बराबर हो गए, कट गए एकदम से, डेल्टा जी क्या हो गई, जीरो। जब जीरो होगी तो क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर, एनर्जी समझ में आ रही है बच्चों, कौन सी है ये, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसमें बच्चों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं आपका, सिंपल ये पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एड्सॉर्प्शन में आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एस क्या होता है, ये जो है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो कौन सी स्टेट आएगी, कब आती है। ये बिल्कुल छोटे छोटे 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं तो एमसीक्यूज में आते हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
सीधा मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता कि आपसे पूछा जाए पूरा मैकेनिज्म बताओ, ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल बन जाते हैं। अगर ये छोटा सा चीजें हमें याद है तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आगे समझ में, मैकेनिज्म सबको समझ में आ गई, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए इसको तो हम रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या है, एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए एडजॉर्प्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम फिजियोशॉप्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले आप दो हेडिंग डाल लीजिए, फिर उनके अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे कौन कौन से होते हैं। तो आप लिख लीजिए पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको मैं मिटा दूं, रब कर दूं पहले तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को, तो ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं अपन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की। हमने ये कहा फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये जो आपका क्या है, एडजॉर्बेंट है, इस पर एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे, किस फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। कौन से फोर्स होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। किसमें, एडजॉर्बेंट में, और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स जो है किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो लिख ले अपन वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 डिफरेंस लिख लीजिए, और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना केमिकल एडजॉर्प्शन, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्बेंट के और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। किसी भी तरह की आयनिक हो सकती है, आपकी कोई भी कोवेलेंट हो सकती है, किसी तरह की भी केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। वो आप भी जानते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस वीक होते हैं, ये वाली बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए। अब देखिए यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो क्या हो रहा है, दोनों ही केस में डेल्टा एच नेगेटिव है। ये तो हमें पहले भी पता चल गया था कि एंथैल्पी चेंज इन द एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी। जब सरफेस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू इस केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फिजिकल एब्जॉर्प्शन के। तो कितनी होगी, इसमें आप लिख लीजिए, इसमें जो होगी आपकी 22, डेल्टा एच क्या होगी, इसमें आती है 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल होती है। और इस केस में, दोनों ही केसेस में नेगेटिव होगी बेटा, 82 to 40 किलो जूल्स पर मोल होती है। क्लियर। सेकेंड, अब बात करते हैं अपन थर्ड की। देखो अब हमने ये कहा कि यहाँ जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है तो क्या होगा, ये इसका नेचर जो है वो स्पेसिफिक होगा। हर एक कोई गैस है वो आपके इस पे सॉलिड पे आकर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। कोई भी गैस तो नहीं हो सकती ना, क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग बन रही है। तो कोई भी गैस आके किसी भी सॉलिड पे आपके एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो इसका नेचर क्या होगा, मोर स्पेसिफिक होगा, जबकि इस केस में क्या होगा, लेस स्पेसिफिक। तो लिख लें ये चीज अपन, मोर स्पेसिफिक इन नेचर। और इसमें लेस स्पेसिफिक, ठीक है। फोर्थ, सब इसी से निकल रहे हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट से निकल के आ रहे हैं सारे। इसमें हमने कहा जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग बन रही है
जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा बेटा, एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो ये कौन सा बॉन्ड होता है आपका, इरिवर्सिबल इन द नेचर होगा। यहीं से निकल के आ रहा है। बॉन्ड अगर स्ट्रांग बनेगा, किसी को भी पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आएंगे। स्ट्रांग बॉन्ड अगर बनेगा तो क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है, हमें रिलीज हो रही है, तो हमें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा अपना, इरिवर्सिबल इन द नेचर होगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, बहुत कम एनर्जी निकल रही है आपकी, बॉन्ड क्या हो रहा है, बहुत वीक बन रहा है। वीक बन रहा है तो क्या होगा, नेचर कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, रिवर्सिबल इन नेचर। और इस केस में क्या होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसी से रिलेटेड है। इस केस में ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी को ई से लिख दें या पूरा लिख लो, जो भी है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, जबकि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट देख लेते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट, इसके फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और इस केस में लो टेम्परेचर। यहां अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर एक लिमिट पे आके ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, इस केस में उल्टा हो जाएगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सब इसी से रिलेटेड है, ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, एक केस दोनों में सिमिलर है। सरफेस एरिया अगर हमने इंक्रीज किया तो क्या होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आपका ये है, कोई सॉलिड सरफेस है, हमने क्या किया, पर यूनिट मास का मतलब हमने फिक्स ले लिया ये अभी। अब इसका हमने क्या किया, आधा कर दिया। जब आधा कर दिया तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया आपका, इसका मैंने तोड़ दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया बीच का भी। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। फिर हमने इसके 4 पीस कर दिए, फिर इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे हम केमिकल ले लें चाहे हम फिजिकल ले लें, दोनों ही केसेस में अगर हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से यहां लिख दें हम ये, ठीक है। डिफरेंसेस समझ में आ गए बच्चों, नोट डाउन कर लो इनको, आप कर लो नोट डाउन। सबके समझ में आ गए ये। इनके ऊपर भी बेटा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। केमोसेप्शन में आपको सिंपल इतना पूछा जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में, कीमोसेप्शन में आपका क्या हो रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है ज्यादा होती है, क्यों होती है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका इरिवर्सिबल इन द नेचर होता है, ऐसा क्यों होता है। या तो हमने डिफरेंसेस पूछ ले या फिर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग अलग पूछ लेते हैं। तो ये सारा आंसर कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग से आएगा। ठीक है, एक एक नंबर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको अपन इजीली कर सकते हैं। क्लियर है सबके बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों समझ में आता है तो फटाफट फटाफट लाइक कीजिए, शेयर करो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं, चलो, थैंक यू।